सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून को पूरी तरह से नहीं रोका गया है, कुछ प्रावधान को लेकर रोक लगाई गई है। अमन गिरी जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह से फैसले को देख रहे हैं आप? मैं तो वक्फ के कानून को ही काला कानून मानता हूं। इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ ही घोर अन्याय करा है, मुस्लिम समाज को ही ठगा है और आज तक कभी भी मुसलमानों का ही कल्याण नहीं करा है। साथ ही साथ उसने देश की सामाजिक समरसता में भी पूरा विघ्न डालने की कोशिश करी है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और अभी ये बहुत जल्दी होगा कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। अभी इसमें थोड़ा स्टडी करेंगे तो जाकर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या राकेश चीजें उपाध्याय जी भी हमारे मोटे साथ मोटे स्टूडियो तौर से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार की मंशा को एक तरह से अप्रूवल दिया है और जो आपत्तियां थी वो सब खारिज कर दी गई हैं। हाँ, जरूर कुछ बातों पर सरकार को और वक्फ के एक्ट में राइडर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि भाई आप जो उसका करेक्टर है वो मुस्लिम मैनेजमेंट कमेटी एक तरह से है, तो उसमें आप जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर हैं वो 3 से ज़्यादा किसी कंडीशन में होंगे नहीं। सरकार ने स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 हिंदू मेंबर्स को, नॉन मुस्लिम्स, हिंदू नहीं कहेंगे, नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स को परमिट किया है। एक्ट में नया प्राविधान किया था। देखिए, मुश्किल बात ये है इसमें कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद 2025 तक जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ देश में थी उसमें अचानक ज़बरदस्त उछाल आया। 18 लाख एकड़ ज़मीन पिछले 11-12 वर्षों में बढ़ करके 40 लाख एकड़ तक पहुंच गई। ये वक्फ ने लगातार जो ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स प्रॉपर्टीज़ थी सबको चिन्हित कर दिया। इसको लेकर के ये कानून आया था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, याचिकाओं में जिसका जिक्र किया गया था। अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, तीसरा प्रावधान जिस पर रोक लगाई गई है वो क्या है, किस तरह से उसका असर पड़ेगा और ये अंतरिम आदेश है, इस पर सुनवाई कब अब आगे बढ़ेगी? देखिए, कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट को भी डिसाइड करना है। जब तक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेता तब तक कानून के इन प्रावधानों पर रोक रहेगी। जो दूसरा प्रावधान था वो कमिश्नर की जांच से जुड़ा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से साफ हो गया है कि कमिश्नर जब तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक ना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस जगह को बदला जाएगा और कमिश्नर जो जांच की रिपोर्ट दे भी देंगे कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चेंज नहीं होगा और न ही उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदला जाएगा। सिर्फ कोर्ट को ही अख्तियार है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदल सकता है, ये कोर्ट ने साफ किया है। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होने से लेकर उनकी फाइंडिंग तक किसी वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज नहीं होगा, भले ही कमिश्नर ये कह दे कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। यानी वक्फ काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 1923 से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, कोर्ट ने कहा, और ऐसे में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, बिल्कुल अरविंद, लौटते आपके पास मुफ्ती मंजूर लगातार बने हुए हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, कानून पर रोक नहीं है, स्पष्ट है, कुछ प्रावधानों पर ही राहत मिली आपको? नहीं, ये होना था और इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखता है और आगे की लड़ाइयां यूं ही जारी रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ 2 बातें अहम हैं कि जिस चीज़ की मांग मुस्लिम कम्युनिटी ने की थी कि किसी भी गैर मुस्लिमीन को जिस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाने की बात की जा रही थी और वहाँ पर जो दूसरे इशूज़ थे उस इशूज़ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत मिली है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा यकीन दिलाया गया है। गैर मुस्लिमों के बोर्ड में होने से मुफ्ती साहब को दिक्कत थी, वो कह रहे हैं इस पर तो हमें राहत मिल गई है। सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही था। नहीं, गैर मुस्लिमों से नहीं, आप इनको मेंशन करवाइए, हिंदुओं से इन्हें तकलीफ है। मैं कहेंगे आप कहें हिंदुओं को किसी भी चीज में होने से तकलीफ है। मौलाना जी को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई हमारे यहाँ मंदिर व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था कही जाती है और मंदिरों में भी मुस्लिम मौलाना कहें कि पुजारी के वेश में देखे गए। राजस्थान का एक मंदिर है जहाँ के पुजारी कायम खानी मुसलमान हैं। मुफ्ती साहब, हिंदुओं से दिक्कत है, किससे दिक्कत थी आपको बोर्ड में?
ट्रिब्यूनल में? नहीं, हमें कानून, हमारे पास जो संविधान है, संविधान के अंदर में दिए गए जो इख्तियारात थे, उस इख्तियारात को खत्म उस कानून में जो प्रावधान था उसमें थी। आपने कहा कि गैर मुस्लिम अगर बोर्ड में है तो हमें दिक्कत थी। वही मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं से दिक्कत थी या नहीं थी, अमन जी पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक हिंदुस्तान का है और उससे हमें प्रेम है, हमें किसी किस्म की कोई आपत्ति। अगर आपको दिक्कत नहीं थी फिर याचिका में इसको चैलेंज क्यों किया गया? उस उसूल और ज़वाबित से हमें आपत्ति है। मंजूर साहब, अगर दिक्कत नहीं थी याचिका में चैलेंज क्यों किया गया फिर? इसलिए कि उसूल और ज़वाबित के खिलाफ बात हो रही थी, इसलिए आपत्ति जताई गई। अमन जी बताइए। और ना कि हिंदू भाई और ना मुसलमान भाई, ये मसला नहीं था, उसूल का मसला था और उसूल पर बात की जा रही है। आज के समय में कौन सा हिंदू आज के समय में आपके उसूलों पे विघ्न का काम कर रहा है? मौलाना साहब, आप एक बात बताइए। नहीं, कोई सा भी उसूल आपका जी बताएं। महाराज, मुल्क के अंदर में हर एक मुसलमान हिंदू भाइयों की इज्जत करता है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप हमारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उसूल बने हैं हिंदुस्तानी कवानीन के, उस कवानीन के उसूल को मानना आपका और हमारा दायित्व है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के बनाए गए उसूल की पासदारी करें। और हम उस पासदारी की बात कर रहे हैं साहब। का नियम है बदलाव के, जितना जल्दी हम लोग साथ में समर्थन में जाएंगे उतना अच्छा होगा। Zee News.